मैं गीता बंसल। आज का पाठ है दो बैलों की कथा। इस कथा में प्रेमचंद ने भारत के किसान और पशु के बीच बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता सहजता से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। तो चलो पाठ को शुरू करती हूँ मैं। छुरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। अब बैलों के बारे में बताया है कि बैल जो है वो परछाई जाति के हैं। बहुत परछाई जाति के बैल जो होते हैं वो बहुत अच्छे बैल माने जाते हैं, बहुत हष्ट पुष्ट, सुंदर, बलिष्ठ। अब इन दोनों बैलों के बारे में बताया है कि बैलों के बीच कितना अच्छा संबंध है, दोनों मित्रों के बीच। तो दोनों मित्रों के बीच बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है, यहाँ तक कि जब वो खाना खाते हैं नाद में वो एक साथ मुंह डालते हैं और एक साथ निकालते हैं। कभी सींगों से वो एक दूसरे को लड़ाकर अपना प्यार जताते हैं, कभी एक दूसरे को चाटते हैं। बहुत स्नेह करते हैं दोनों आपस में। और यहाँ तक कि अगर किसी के कंधे पर ज़्यादा बोझ है तो उसे अपने कंधे पे लेने की वो कोशिश करते हैं। झूरी भी अपने बैलों को बहुत प्रेम करता था। उसने कभी भी अपने बैलों को फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। अच्छा खाना देता, खली देता, चूरा देता और बहुत प्यार से अपने बैलों को रखता। कभी जोर जबरदस्ती उन बैलों के साथ नहीं किया। एक बार झूरी का साला गया, बैलों को लेने आया। उसे अपने खेत में बैलों की ज़रूरत थी, तो वह झूरी से हीरा और मोती को मांगने आया। जब हीरा और मोती गया के साथ जा रहे थे तो वो बहुत उदास थे। उन्होंने आंखों ही आंखों में दोनों ने बातें करी और भागने का प्लान बनाया। झूरी ने बैलों को भेज तो दिया, लेकिन झूरी भी बहुत अपने बैलों को भेजने के बाद परेशान हुआ। अब दोनों जब गया के साथ जा रहे थे तो आपस में मुंह भाषा में बातें करने लगे कि मालिक ने हमें इस कसाई के साथ क्यों भेज दिया, क्योंकि वो उन्हें मारता पीटता ले जा रहा था। मोती ने एक बार तो सोचा कि इसको खाई में ही धकेल दूं, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। हीरा थोड़ा नर्म विचार का था और मोती थोड़ा गर्म विचार का था। किसी ना किसी तरह वो गया के घर पहुंचे तो गया ने गुस्से में आके उनके सामने सूखा भोजन डाल दिया, सूखा भूसा। किंतु बैलों ने उसे मुंह तक न लगाया। रात में ही वो दोनों रस्सी तोड़कर भाग निकले। जब सुबह जब झूरी ने अपने बैलों को देखा थान पर खड़े तो बड़ा आश्चर्य हुआ और वह समझ गया कि ये किस लिए भागे होंगे। लेकिन जब झूरी की पत्नी ने देखा दोनों बैलों को तो वह लाल पीली हो गई और कहा, हरामखोर हैं, वहां पे काम करना पड़ा होगा इसलिए वहां से भाग निकले। परंतु झूरी समझ गया था। उसने कहा, अच्छी तरह नहीं रखा होगा बैलों को, तभी तो बैल भागे आए। पत्नी आग बबूला हो गई कि अब मैं देखूंगी इन नमक हरामों को कौन भोजन देता है, कौन खुराक देता है। और उसने अपनी नौकर को मना कर दिया कि इन एक भी दाना खली चूरा का अगर तूने डाला तो तेरी खैर नहीं। बेचारा नौकर क्या करता। दोनों बैल टकटकी लगाकर दरवाजे पे देख रहे कि कब अच्छा खाना नाद में डलेगा। दूसरे दिन फिर झूरी का साला आ गया और बैलों को अब मोटी रस्सी से बांधकर अपने घर ले गया।
बैलों के साथ वह अब बुरा व्यवहार कर रहा था। सूखा भूसा खाने को देता, दिन भर हल में जोतता। हीरा मोती ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारा जीवन जो है इतना नरक में व्यतीत होगा। परिणाम स्वरूप वो धीरे धीरे दोनों बहुत कमजोर होते गए। कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते और एक कदम भी ना उठाते तो गया उन्हें डंडों से मारता। दोनों बैल वहां से भाग जाने का निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन भाग नहीं पाए। उसी के घर में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची रहती थी। दोनों बैल उस बच्ची को देखते। एक दिन उस बच्ची ने 2 रोटी लाकर एक हीरा के मुंह में डाल दी, एक मोती के मुंह में। अब उन 2 रोटियों को खाकर उनका पेट तो नहीं भरा, लेकिन आत्मा को एक बहुत संतुष्टि मिल गई, माना आत्मा को भोजन मिल गया। उन बैलों के अंदर उस बच्ची के लिए एक प्रेम उमड़ने लग गया। दोनों के अंदर आत्मीयता का संबंध हो गया। ये प्रश्न भी आएगा आपके अंदर कि आत्मीयता का संबंध उन बच्ची और बैलों के बीच कैसे हो गया, क्योंकि जो व्यवहार बैलों के साथ होता था वही उस बच्ची के साथ होता था। वो भैरों की बेटी थी और उसकी माँ सुतीली थी, उस बच्ची को मारती पीटती थी। रोज वो रात को 2 रोटी लाती, एक हीरा के मुंह में डालती और एक मोती के मुंह में। उस रोटी को खाकर उनका इतना हौसला बढ़ गया कि अब वो सूखा भूसा भी खाकर वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करने लगे। लेकिन दोनों बैलों से उस बच्ची की हालत देखी नहीं जाती। एक दिन मोती ने कहा, हीरा, मन तो ऐसा कर रहा है कि इसके माँ के पेट में सींग घुसेड़ दूं। लेकिन मोती ने मना कर दिया कि औरत जात पे सींग चलाना हमारा धर्म नहीं है। एक दिन बैलों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अब यहां से भागना ही हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर वो भाग जाते तो सारा का सारा जो इल्जाम है वो बच्ची पर आता, इसलिए वो भागे नहीं। लेकिन जब बच्ची आई उनके पास और कहा कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि रात में ये बात सुनी थी कि अब बैलों के नाक पे नकेल डाल दी जाएगी, तो बैल भागने लग गए, लेकिन फिर खड़े हो गए। तभी लड़की ने शोर मचाया, फूफा फूफा, देखो आपके बैल भागते जा रहे हैं, पकड़ो पकड़ो इन्हें। गया जो है वो अब डंडा लेकर पीछे भागा, परंतु वो दोनों इतनी तेज भागे कि पकड़ में ना आए। और गया ने बहुत कोशिश की, किंतु वो हाथ नहीं आए और भागते भागते वे मटर के खेत में पहुंच गए। वे रास्ता भटक चुके थे और भूख से इतने व्याकुल थे कि उनसे चला नहीं जा रहा था। अब दोनों ने अपनी भूख मिटाने के लिए मटर के खेत में चलने का प्लान बनाया। अभी खेत से निकले ही थे कि उनका सामना एक सांड से हुआ, क्योंकि सांड जो है वो हाथी की तरह चलता हुआ उनके सामने दिखाई दिया। दोनों को बहुत डर लगा कि अब तो जान नहीं बचेगी, लेकिन दोनों ने कहा कि अगर हम दोनों मिलकर इस सांड का मुकाबला करेंगे तो शायद हम जीत जाएंगे। दोनों ने प्लान बनाया और उस सांड पर दोनों ने हमला कर दिया। सांड घायल होकर वहां से भाग निकला। उन्हें घर का रास्ता नहीं पता था, उन्हें झूरी के घर का रास्ता नहीं पता था। अभी वो घर पहुंचने के बारे में सोच ही रहे थे कि पुनः मटर का खेत दोबारा से दिखाई दिया। वो दोनों मटर के खेत में फिर घुस गए। जैसे ही उन्होंने थोड़ी मटर खाई, खेत का जो रखवाला था वो दोनों को पकड़कर मारता हुआ कांजी हौस पे ले गया। कांजी हौस वह जगह थी जहाँ पे बहुत सारे जानवर जो हैं वो रखे गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा
कि कोई अधमरा पड़ा है, कोई कराह रहा है, सारे जानवर इस तरह से भूख और प्यास से व्याकुल हैं, दोनों की घिघी बंध गई कि इससे अच्छा तो हम गया के घर में ही थे। अब दोनों ने वहां से भी भागने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर हम ये जो दीवार है इसको धीरे धीरे इसको खोद देंगे या गिरा देंगे तो काफी सारे जानवरों की जान बच जाएगी। तो हीरा ने थोड़ा सा सींग से उस दीवार को खोदना शुरू किया। दीवार थोड़ी सी खुद गई और फिर मोती ने भी उसका साथ दिया, तो दीवार में थोड़ा सा होल हो गया और वहां से कभी घोड़ी भगी कभी घोड़ा भगा। वहां से 8 10 20 जानवर जो है वो धड़ाधड़ भागने शुरू हो गए। वो गधे भी खड़े थे, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े थे। मोती ने कहा यहां से भागो, लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े रहे कि यहां से भागने से क्या फायदा, दोबारा पकड़े गए तो। हीरा ने उन्हें सींग मार मार के बाहर निकाला, लेकिन हीरा और मोती भाग ना सके। 1 सप्ताह तक वो उसी कांजी हाउस में बंद रहे। भूख और प्यास से व्याकुल, हड्डियां तक निकल आई थी। सुबह कुछ डुगडुगी बजने की आवाज आई। शायद जानवरों की नीलामी हो रही थी। एक दड़ियल आदमी मोटा सा काला सा आया और कभी हीरा के पीठ में अपनी उंगलियों को गाड़ के देखता, कभी मोती के। हीरा और मोती समझ गए कि अब इस आदमी से हमारी जान नहीं बचेगी, किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा था। उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर जा रहा था, तो वो जिस रास्ते से जा रहा था, हीरा और मोती को वो कुछ रास्ता परिचित सा लगा, पहचाना सा लगा। दोनों ने मूक भाषा में बात किया कि हीरा, ये रास्ता तो कुछ जाना पहचाना है, गया हमें इसी रास्ते से ले गया था। सामने उन्हें खेत पर कुछ जानवर, गाय चरती सी नजर आई। दोनों की आंखों में एक चमक सी आ गई और एक अजीब सी फुर्ती, क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल साफ दिखाई दे रही थी। सारी थकान, सारी दुर्बलता मिनट भर में गायब हो गई। हीरा और मोती को एक कुआं भी दिखाई दिया, जिसे मोती ने पहचान लिया और हीरा को आंखों ही आंखों में उसने बताया कि उनका घर तो निकट ही है। दोनों बेचैन हो गए और अचानक घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों अपने थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे भागकर आने लग गया। जब झूरी ने अपने बैलों को देखा तो दौड़कर प्रसन्नता से दोनों को बारी बारी से अपने गले से लगा लिया। अब दड़ियल भी वहां आ पहुंचा। झूरी और दड़ियल में कहासुनी होने लग गई। दड़ियल उन्हें पकड़कर कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने इन्हें काजी हाउस से खरीदा है। झूरी ने कहा कि ये बैल मेरे हैं, मेरे थान पर खड़े हैं। झूरी ने जैसे ही विरोध किया, मोती ने अपने सींग से दड़ियल के पेट में घुसेड़ना चाहा। दड़ियल डर के मारे भाग गया। गांव के लोग भी तमाशा देखकर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर में झूरी ने नादों में खली डाला, भूसा चोकर डाल दिया। दोनों बैलों ने शांति से भोजन किया, अपनी भूख को शांत किया। अब वो दोनों बैल स्वतंत्र थे। पूरे गांव में उत्साह था। उसी समय झूरी की पत्नी भी आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत प्रायश्चित कर रही थी और उसने बारी बारी से हीरा को चूमा और मोती को चूमा। तो बच्चों, यहाँ पर इस दो बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने गूढ़ जो इसके अंदर बात है उसे समझाने का, किस तरह से समझाने का प्रयास किया है कि आज़ादी
सहजता से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि हमारा देश उस समय गुलाम था और हमारे देशभक्तों ने भी अपनी तन, मन और धन से इस देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। दूसरी चीज यहाँ पे ये बताया गया है कि आज के युग में सीधापन सही नहीं है। सीधे लोग को लोग मूर्ख कहते हैं। तो यहाँ पे गधे के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने बताया कि गधा जो है लोग उसे बुद्धिहीन कहते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने इस चीज को समझाया कि गधा बुद्धिहीन नहीं है, वो तो एक संत है। हर परिस्थिति के अंदर, हर स्थिति में वह समभाव रहता है, एक समान रहता है, जिस प्रकार संत रहता है। इसी को समझाने के लिए उन्होंने अफ्रीका और अमेरिका के अंदर भारतीयों की दुर्दशा का भी वर्णन किया कि किस प्रकार भारतीयों को वहां पर किस तरह से उन पर अत्याचार किया जाता है, किस तरह से उन्हें असभ्य समझा जाता है। क्योंकि वो भारतीय जो है वहां पर मेहनत करके, मजदूरी करके 2 पैसे बचाते हैं, लेकिन वहां उन्हें असभ्य कहा जाता है। यहाँ पे जापान का उदाहरण दिया कि किस तरह ने जापान ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके पूरे संसार में वो गण्य बन गया है। ईंट का जवाब अगर पत्थर से कोई दे तो वो सभ्य माना जाता है। तो यहाँ पर एक चीज और बताया गया है कि किस तरह हीरा मोती, एक हीरा जो है वो नरम स्वभाव का है, मोती गर्म स्वभाव का है। क्योंकि भारतीय के अंदर भी 2 दल थे जब देश गुलाम था, तो एक नरम दल था और एक गर्म दल। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जानवर भी किस तरह से औरत का मान और सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।